लाइक दिस। दिख रहा है फ्रिक्शन? आपको याद होगा फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट करेगा कि फ्रिक्शन का जो एक कंपोनेंट है, ये देखिए फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट ये बनेगा, दिस कंपोनेंट विल बी फ्रिक्शन का कॉस थीटा। फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट ऐसे करेगा कि जो ये एफ कॉस थीटा है और ये जो एन साइन थीटा है, दोनों मिलकर आपको उतना फोर्स प्रोवाइड कर लेंगे जितना आपको चाहिए सेंट्रीपिटल। ये दोनों सेंट्रीपिटल का काम करेंगे, ठीक है। ये सब है। इसमें अगर हम लोग ऐसा मान ले कि एक पॉइंट आएगी कि जब ये जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन भी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू है। जब फ्रिक्शन भी अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, उस मोमेंट पे जो आपकी स्पीड होगी ना कार की, उसी को बोलेंगे मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड तब रीच होती है जब फ्रिक्शन अपने मैक्स पे पहुंचता है। ठीक है, अगर आपने अभी मैक्सिमम स्पीड के बाद और स्पीड बढ़ाया, फ्रिक्शन जो है वो और बढ़ नहीं पाएगा। फ्रिक्शन और नहीं बढ़ पाएगा तो गाड़ी स्किड होना शुरू करेगी, क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा प्रॉपरली। मैक्सिमम स्पीड जो है ना, वो हमने डेरिवेशन किया है टेक्स्ट बुक में और हमने किया है ऑलरेडी क्लास में। फॉर्मूला आती है फ्रिक्शन मैक्सिमम स्पीड की, है रूट ऑफ आर जी इन द ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 minus mu s tan theta. This is the formula for maximum speed on the bank road. ठीक है, फॉर्मूला खाली आप ध्यान में रखो और ये डायग्राम थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा फोर्स कैसे काम करेगा। Here F cos theta and N sin theta together will work like a centripetal force. और मैक्सिमम स्पीड आपको कब मिलेगी? जब फ्रिक्शन बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज म्यू एस एन। ठीक है, ये थोड़ा अगर कुछ फॉर्मूला नोट करनी है या डायग्राम देखना है तो नोट कर लो। ठीक है, सिंपल टॉपिक है। स्टूडेंट इसमें ढूंढते रहते हैं सर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स आ भी नहीं सकता है बैंकिंग में। ठीक है, क्या क्लियर? बैंकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है, सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट बाकी है बैंकिंग में, तो मैं भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। छोटी सी एक पॉइंट लास्ट बाकी है, वो पॉइंट है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड। सी इधर भी कर रहा होगा। सी सपोज यहां पे देखिए कर्वी रोड है, यू कैन सी रोड कर्वी है ऐसे, तो इसका जो कर्वेचर है ना ऐसा है, देखो ध्यान से, ऐसा रोड ऐसा है। तो एनीबडी इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर वो लेफ्ट साइड है कि टुवर्ड्स राइट साइड होगा? कभी बच्चों को वो भी पहचान में नहीं आता है। टेल मी। राइट साइड पक्का ना? ये पहचान में आता है। वही दो चार स्टूडेंट हैं जो बता रहे हैं आंसर, बाकी तो बोल रहे हैं सर हम तो अभी नींद से उठे हैं, अभी तो हम आराम करेंगे ना। आई विल बी वेरी हैप्पी जो अगर कोई इनएक्टिव स्टूडेंट है वो आंसर देगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो देखो इसमें जब ये यहाँ पे सपोज कोई मोटरसाइकिलिस्ट या जो बाइसाइकिल होती है वो कोई चला के जा रहा है, अब ये रोड हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे बैंकिंग वगैरह तो नहीं है। ठीक है, बैंकिंग नहीं है तो आपको याद होगा कि जो सिर्फ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन अलोन विल वर्क लाइक अ सेंट्रीपिटल। बैंकिंग तो नहीं है इसमें। विदाउट बैंकिंग ओनली फ्रिक्शन वर्क एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन क्या होता है, साइक्लिस्ट जो है वो कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस करके, साइक्लिस्ट अपनी पोजीशन में चेंजेस करके फ्रिक्शन को बढ़ा सकता है। साइक्लिस्ट कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़ेगा मतलब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स और मिलेगा, तो वो ज्यादा स्पीड पे भी टर्न ले सकता है। इसलिए आपने देखा होगा बाइसाइक्लिस्ट क्या करते हैं, अपनी साइकिल को ऐसा बेंड कर देते हैं, एक तरफ थोड़ा सा बेंड करते हैं लाइक दिस, ऐसे अपनी गाड़ी चलाते हैं। देखा होगा ऐसे कुछ टेढ़ा होकर गाड़ी चलाते हैं ऐसे। इससे फायदा क्या होता है, ध्यान से देखो, ऐसे गाड़ी चलाते हैं ना, इससे फायदा क्या होता है,
सबसे पहले इस गाड़ी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं वो देखो। पहले तो mg ऐसा लगेगा। mg जो है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ जो मास होता है उसके थ्रू एक्ट होता है ऐसे। इसके अलावा इसको जो रोड से है रिएक्शन मिलेगा, राइट। अब बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। नहीं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, अगर टिल्टेड है तो नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा और फ्रिक्शन भी मिलेगा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा और रोड से इसको फ्रिक्शन भी मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों को मिला के जो टोटल फोर्स है ना, वो टोटल फोर्स मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। टोटल फोर्स को मैं लिखता हूँ सिर्फ रिएक्शन। ये आर दिख रहा है, इट्स अ रिएक्शन, इट्स अ टोटल फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शन, दोनों का मिला के है ये। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिएक्शन फोर्स है ना वो और ये जो mg है दोनों एक ही पॉइंट से पास होते हैं। अगर दोनों एक ही पॉइंट से पास नहीं होंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये टॉर्क बन जाएगा और ये रोटेट हो जाएंगे, बॉडी रोटेट हो जाएगी। स्टेबिलिटी के लिए ऐसे होता है कि जो आर है दैट इज द टोटल फोर्स ऑफ रिएक्शन, आर सेंटर ऑफ मास से पास होता है स्टेबिलिटी के लिए, नहीं तो ये गाड़ी स्टेबल ही नहीं रहेगी, पलट जाएगी। आर डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास से पास होता है। और देखो इस आर को अगर मैं ये करूं, रिजॉल्व करूं इनटू टू कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आपको लगेगा एक है और एक कंपोनेंट ऐसा। सपोज ये जो एंगल है थीटा, theta is not an angle of banking. Theta is an angle at which bicyclist has lean from the vertical. Bicyclist को ऐसे चलना चाहिए था, देखो this should be the position of the cycle, लेकिन वो ऐसा हो गया ना, तो जिस एंगल पे वो लीन हुआ है वो थीटा है, so this will be r cos theta, और ये कितना होगा r sin theta, बराबर। हाँ, तो एक्चुअली में r sin theta दिख रहा है, इस r sin theta को ही तुम फ्रिक्शन बोलते हो, और जो आर कॉस थीटा दिख रहा है इस आर कॉस थीटा को ही तुम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो, जो गलत नहीं है, राइट है। दिस इज लाइक अ नॉर्मल फोर्स, दिस इज लाइक फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी देखो आप फ्रिक्शन को देखोगे तो वो आर साइन थीटा है बेसिकली, दिख रहा है। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आर साइन थीटा जो टर्म है वो बढ़ता है। आर साइन थीटा बढ़ेगा तो मतलब फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, फ्रिक्शन ज्यादा मिल रहा है तो तुम स्पीड बिंदास बढ़ाओ, तुमको फ्रिक्शन मिल रहा है सफिशिएंट, तो बिना किसी प्रॉब्लम के यू कैन टेक टर्न इवन एट अ हाई स्पीड। ऐसा मोटर बाइक की जो रेसिंग होती है, मोटर बाइक्स की रेसिंग, जिसको ग्रैंड प्रिक्स भी कहते हैं, ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग, उसमें ऐसे किया जाता है ना, बाईसाइकिलिस्ट जो साइकिल मोटरसाइकिल चलाते हैं वो झुक जाते हैं नीचे। ये अब इसमें फॉर्मूलाज क्या बनानी है वो देखो। स्टेबिलिटी के लिए ये होगा कि जो आर कॉस थीटा और एमजी है वो बैलेंस करेंगे, देखो आर कॉस थीटा विल बी बैलेंसिंग द एमजी, और ये जो आर साइन थीटा है इट विल वर्क लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर यू। आर साइन थीटा अपने आप को एडजस्ट करेगा और इतना बनाएगा अपने आप को जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये होगा कंडीशन स्टूडेंट, जब ये गाड़ी चलेगी तो दिस कंडीशन विल बी डन। इन दोनों को डिवाइड करो, साइन अपॉन कॉस बिकम टेन थीटा, यहाँ पे भी डिवाइड करो, एम कैंसल्स, वी स्क्वायर बाय आर जी। तो अभी ये फॉर्मूला क्या है, इट्स अ फॉर्मूला जिससे आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट थीटा। ये थीटा का क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज दैट थीटा जिसपे ये बाईसाइक्लिस्ट को बेंड होना ही चाहिए सो दैट इट कैन टेक अ टर्न एट अ स्पीड ऑफ वी। देखो यहाँ पे थीटा और वी दोनों है, वी स्पीड पे टर्न लेना है तो थीटा एंगल पे बेंड होना ही पड़ेगा, वो थीटा आपको यहां से मिलेगी जिस एंगल पे इसको बेंड होना चाहिए। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, सिंपल है, ठीक है, याद रखो। इसमें कुछ नोट करना तो कर लो अभी, ठीक है, बस इतना ही आप याद रखोगे चलेगा। ओके, क्या इसके साथ देखो आपका बैंकिंग खत्म हुआ, बैंकिंग ऑफ रोड्स। उस दिन मैंने सर्कुलर मोशन की एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताई थी, यूसीएम, नॉन यूसीएम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स। सर्कुलर मोशन में जो भी चीजें थी बताने के लिए वो भी मैंने बता दी है यहाँ पे, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप एमसीक्यू करो,
वो नहीं करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। यहाँ पर एमसीक्यू करना मुश्किल होगा ऑनलाइन में। आपके डाउट्स जो निकलेंगे ना वो आप डेफिनेटली लेके आ सकते हो। अभी भी अगर रोटेशनल की एमसीक्यू में कोई डाउट है तो अभी आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, है तो अभी पूछ लो। कुछ है डाउट्स किसी को एमसीक्यू में रोटेशन के? तो वो आप क्वेश्चन रीड करो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ उसको। है क्या किसी को? Is there anybody who started solving MCQs of this chapter and having some doubts, wants the explanation? तो खाली अभी आप MCQ पढ़ो, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता देता हूँ उसका। सर एक एमसीक्यू का ये चाहिए। एक मिनट, हाँ सर सुनो, एक मिनट, उसमें डायग्राम है क्या MCQ में? यस सर। ठीक है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, अगर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे फिर, उससे अच्छा फिर आप काम करना, वो नहीं तो मुझे फिर बाद में भेज देना। फिलहाल रीड करो नहीं तुम सर, पहले, डायग्राम तो ठीक है। नहीं अब रीड करो। Sir, 6 discs of same mass m and radius r are placed as shown in the figure on a horizontal surface. How high does the center of mass of the 6 disc system lie above the horizontal surface? डिस्क देखो, डिस्क ऐसी रखी हुई है क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं है वो। अच्छा डिस्क है ना? नहीं सर। तो डायग्राम सर मतलब ऐसा, सर मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा कॉइन्स बनाया ऐसा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखो एक मिनट रुको, ये सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इधर, हाँ, और उसमें बाकी बाकी 3। और सर बीच में 2 है और नीचे 1 है, दोनों के बीच में, मतलब टोटल 6 है। अच्छा ऐसा, तो बोलो ना 3 उसके ऊपर 2 उसके ऊपर 1, ऐसा? हाँ हाँ, ऐसा ही है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है इसका कि ये ऐसी डिस्क है, इनका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, मतलब टेबल से सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो ये है, मैं अभी इसको और क्लियर अच्छे से बना लेता हूँ। देखो सपोज ये टेबल है, ये एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, ये तीसरी डिस्क है, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट डिस्क है, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकंड डिस्क है, ये थर्ड डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। लुक एट इट, C1 C2 C3, फिर ये दोनों जो सेंटर ऑफ मासेस हैं दोनों डिस्क के, और सबसे ऊपर वाले डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास ये है। अब इनका हमको कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ढूंढना है कि वो जमीन से कितना ऊपर है। ठीक है, एक बात, अगर सपोज इन सबका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है ना, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास सबका जो है वो एक्चुअली में इन स्फीयर्स की कहीं बीच में ही होगा। ठीक है, लेकिन डायग्राम को थोड़ा अच्छा रखने के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, डायग्राम को खराब नहीं करने के लिए। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कभी बाहर नहीं होगा स्टूडेंट, अंदर ही होगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अब हमको फाइंड ही करना है कि कितना ऊपर है, मतलब ये फाइंड करनी है ना डिस्टेंस। तो मतलब मुझे खाली y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास में इंटरेस्ट है, x कोऑर्डिनेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज ओरिजिन है, ये देखो ये ओरिजिन है, ये सब y एक्सिस है, तो y एक्सिस खाली मेरा इंटरेस्ट है, मतलब तुम बाकी मतलब x कोऑर्डिनेट पे फोकस ही नहीं करना है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट पे फोकस्ड है। ठीक है, तो ये देखो अभी ये रेडियस हुआ, फिर अगर तुम ऐसे जाओगे तो ये भी देखो ऐसे रेडियस हुआ और ये भी रेडियस हुआ, ऐसे जाओगे तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, बराबर ना? ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये रेडियस और ये रेडियस समझा ना? ठीक है, अब देखो लेकिन यहाँ क्या होता है, ये जो एंगल है ना, दिख रही है एंगल, इट कैन बी प्रूवन, मैं आपको ये अलग से प्रूफ करके देता हूँ कि ये एंगल 60 डिग्री की होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया ना अभी, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, तो ये दिस एंगल हैज टू बी 60 डिग्री। तो अभी क्या करोगे, मुझे ये जो हाइट है, देखो ये वाली हाइट दिख रही है, ये वाली हाइट, ये हाइट है h1 सपोज, और फिर सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही करेंगे, ये हाइट जो है ना ये सेम ही आएंगे ना, ऐसा कुछ अलग नहीं आने वाली, सेम केस है, ये भी h1 होगी।
अब मुझे ये H1 फाइंड करना है, मतलब ये वर्टिकल हाइट बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू, और वर्टिकल हाइट बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू स्फीयर्स। सिंपल है, अगर अभी जो छोटा सा ट्रायंगल बना है ना जिसमें मैंने 60 डिग्री के एंगल लिए, इन दिस ट्रायंगल आप साइन 60 अप्लाई करो। व्हाट इज साइन? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर। तो ये जो 60 डिग्री है ना, इसका ऑपोजिट साइड H1 है और हाइपोटेन्यूज 2r होगा, 2r। सो H1 आएगा 2r इंटू साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। H1 देखो कितना आ रहा है, √3r। एक बार ये H1 मिल गया ना, ये दिख रहा है H1, ये एक बार ये मिल गया, मतलब सारे जो सेंटर ऑफ मासेस हैं, यहाँ पे टोटल 6 डिस्क हैं, 6 डिस्क के अपने अपने 6 सेंटर ऑफ मास होंगे, सबका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेंटर ऑफ मासेस का। यहां तक आप समझ गए, सपोज यू आर फीलिंग यस सर ये तो समझ गया हमको, तो उसके बाद आप क्या करो, ये फॉर्मूला लगाओगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इट्स गिवन बाय m1y1, याद है, m1y1 प्लस m2y2 अप टू 6 मासेस तक ले लो, m6y6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू m6। ठीक है, देखो सारे स्फीयर्स का मास तो सेम ही है, तो नीचे m प्लस करके 6m हो जाएगा नीचे, तो डिनोमिनेटर में। ऊपर भी देखो सारे स्फीयर का मास तो सेम है ना, तो ये m ये जो मास सबका सेम है, तो m तो कॉमन आ जाएगा ना, m कैंसिल हो जाएगा ऐसे। ऊपर खाली क्या करना होगा, अभी आपको सारे जो 6 स्फीयर्स हैं, 6 डिस्क हैं, उनके y कोऑर्डिनेट्स प्लस करने होंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y6। देखो ये जो नीचे के 3 स्फीयर हैं, इनका y कोऑर्डिनेट पता है कितना होगा, इनका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, r डिस्टेंस पे ना, ये देखो ये तीनों कितने डिस्टेंस पे है, r। तो 3 जो स्फीयर्स हैं उनका जो y कोऑर्डिनेट है वो ये है, r प्लस r प्लस r। अच्छा, ये जो 2 स्फीयर्स हैं, इनका जो सेंटर ऑफ मास है, ये 2 स्फीयर्स का नीचे से कितना ऊपर है, r प्लस h1 ऊपर है, 2 स्फीयर्स के लिए ना, तो r प्लस h1 ये डिस्टेंस। 2 स्फीयर्स के लिए कितना होगा ये y कोऑर्डिनेट, r प्लस h1 होगा, 2 स्फीयर्स के लिए ना, तो मतलब ये दिस आई एम राइटिंग ओनली y कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस स्फीयर्स। लास्ट जो सबसे ऊपर वाला स्फीयर है उसके लिए ये y कोऑर्डिनेट कितना होगा, एनीबॉडी, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, अब बोलो। r plus How much is 2 the h1 y coordinate R plus of the center 2H1. of r plus 2h1, है ना, अब लिख रहा हूँ r plus 2h1। अब देखो आपको h1 की वैल्यू भी मालूम है, h1 की वैल्यू तो √3r है ना, ये देखो वहां पे डालनी है, सॉल्व करना है, और r के टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, खुद सॉल्व करना है तो कर लो, ये सब खाली प्लस करने होंगे और डिवाइडेड बाय 6 करना होगा h1 डालने के बाद, तो सबको y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। y कोऑर्डिनेट मिल गया मतलब पता चल जाएगा वो जमीन से कितना ऊपर है, y कोऑर्डिनेट मिल गया उसका। अब जब चाहिए, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, यू ट्राई टू फिनिश इट नाउ ओनली। पूरा लिखा हुआ है, जो भी चीजें हैं लिख लो, चाहिए तो। ओके तो सर हाँ, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर मिनिमम कब होता है एकदम?
कौन सा केस है? सिलेंड्रिकल सिलेंडर है कि ट्रायंगल है, क्या है? एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है उसका। वो जो आपने जेई मेंस का क्वेश्चन पूछा था वही ना? हाँ हाँ, ठीक, आज करा देता हूँ मैं। ठीक है, आई होप इट इज कंप्लीटेड बाय एवरीबॉडी। ये हो गया सबका? ठीक है। हाँ, तो आई थिंक जिसको डाउट है अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन थोड़ा रीड कर फिर से। the moment of inertia of an uniform cylinder of length L and radius R about its perpendicular bisector is I. What is the ratio of L by R such that the moment of inertia is minimum? ओके स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन, एक डाउट पूछा है। आई थिंक ये जो डाउट है वो जेई मेंस में आ चुका है एक बार, 2-4 साल पहले ये क्वेश्चन आया था शायद। तो देखो यहाँ पे ये एक सिलेंडर है, लुक एट इट। सिलेंडर की लेंथ एल दी गई है, रेडियस आर बोला गया है। ये देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको। और ये जो है एक्सिस, इट्स अ परपेंडिकुलर ऑन द लेंथ बोला गया है, परपेंडिकुलर ऑन द लेंथ। तो आपको मैंने जब वो टेबल बनवाई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टेबल, उसमें मैं इस एक्सिस के लिए भी फॉर्मूला बताई थी। फॉर्मूला ऐसे थी कुछ, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 4। ये फॉर्मूला बताई थी मैंने। इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा कि अगर तुम ये लेंथ और जो रेडियस है, ठीक है ना, लेंथ और रेडियस को तुम अगर चेंज कर सकते हो, सपोज यू आर एबल टू चेंज द लेंथ एंड रेडियस, ठीक है, मास उतना का उतना ही रहेगा सिलेंडर का। सपोज सिलेंडर का मास आप नहीं चेंज कर रहे हो, सिलेंडर वही है, खाली ये ऐसा है कि आप इसकी लेंथ बढ़ाओगे ना सिलेंडर की। सपोज आप सिलेंडर की लेंथ बढ़ाओगे, सिलेंडर को स्ट्रेच करो, लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेडियस कम होता जाएगा। लेंथ को कम करोगे तो फिर रेडियस बढ़ता जाएगा। एल और आर जो है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, मास उतना ही रहेगा टोटल, ठीक है, सिलेंडर वही रहेगा। यू कैन जस्ट स्ट्रेच इट और कंप्रेस इट, ठीक है। तो सपोज मैं एल और आर को चेंज कर सकता हूँ। टेल मी, अगर मैं ये एल को चेंज करूं उसके साथ साथ आर भी चेंज होगा, और एल और आर चेंज होते रहेंगे लगातार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगी। तो मुझे ये फाइंड करना है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाएगी एक पर्टिकुलर एल और आर की वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर एल पे और एक पर्टिकुलर आर के जब होगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाएगा। तो मुझे ये फाइंड करना है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सच में मिनिमम होगा उस टाइम पे वो जो एल होगा और आर होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट एल बाई आर। वी वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ एल बाई आर जब आई क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट लग सकता है कि सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, एल और आर का रेशियो चाहिए जब आई मिनिमम है, कॉम्प्लिकेटेड है ये तो। नहीं, अगर आप जेई के क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है एक्चुअली। जेई में ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम करना होता है। इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल टॉपिक। मैथ्स में अपने टॉपिक किया ना, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा ऑफ डेरिवेटिव, मिनिमा डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमा पे है ये। सिंपल है, आप क्या करो, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखो। अब आप प्लीज ऐसा सोचो कि तुम एल को चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से आर भी चेंज हो रहा है, और दोनों चेंज होने से आई भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आई इज चेंजिंग, एल इज चेंजिंग, आर इज चेंजिंग। तो मैं आई का डेरिवेटिव ले सकता हूँ, आई कैन टेक डेरिवेटिव ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू एल, या विथ रिस्पेक्ट टू आर भी ले सकता हूँ, कि दोनों चेंज हो रहे हैं। लेट्स टेक डी आई बाई डी एल। डी आई बाई डी आर भी ले सकते हो स्टूडेंट, चाहे तो तुम वो करके देखना, डी आई बाई डी एल ले लो। इधर आएगा m बाई 12 इंटू 2l, समझते हैं डेरिवेटिव आप, प्लस m बाय 4, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर होगा 2r, और उसके बाद dr बाय dl, ऐसा डेरिवेटिव लेना आपको आता है। तो ये टेबल लगाओ, इट विल बी ml बाय 6 प्लस mr dr बाय 2 इंटू dl, ये आएगा। अब देखो होता क्या है कि ये आपको डी आई बाई डी एल की वैल्यू मिल गई, दिस इज वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी एल। अब जब आई सच में मिनिमम हो जाता है, सपोज एक पॉइंट है जब आई रियली मिनिमम हो गया, उस पॉइंट पर जब आई रियली मिनिमम होता है, ऐसा कहा जाता है कि उसका जो डेरिवेटिव है ना वो 0 होता है। व्हेन आई विल बी मिनिमम, और मैक्सिमम पे भी यही होता है, जब आई मिनिमम होता है तब डेरिवेटिव को 0 डालना होता है। डेरिवेटिव आपको सिर्फ 0 डालना है,
ठीक है, अब इस टर्म को आप इधर शिफ्ट करो, ये आ गया ml/6 इक्वल टू mr dr/2dl, ऐसा कुछ आ रहा है, mm कैंसिल, 2 का डबल 6 पे लगा लो, l/3 इक्वल टू r dr बाय, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट? क्लियर? सर माइनस है। हाँ माइनस भी आएगा, ठीक है, ठीक। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या चल रहा है, 2 मिनट रुको, समझ में आ जाएगा। इसमें से आप क्या करो, dr अपॉन dl या फिर dl अपॉन dr, कुछ भी एक वैल्यू निकाल लो, dr बाय dl की वैल्यू निकालते हैं। सपोज देखो dr बाय dl की वैल्यू आएगी -l/3r, -l/3r आएगी। अब ये क्या है मैं बता देता हूँ। देखो एक तो ये डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू l है, अगर ये डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि l को बढ़ाने पे r कम होगा, l बढ़ेगा तो r कम होता जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन। ठीक है, ये dr बाय dl की वैल्यू है। अब करना क्या है ये चीज को, मतलब जब इसका मतलब क्या मैं समझा देता हूँ, जब सच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा ना, उस टाइम पे r जो चेंज हो रहा है l के साथ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू l, डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू l इतना होगा। इट्स अ वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगी। लेकिन मुझे ये नहीं फाइंड करना है, मुझे तो उस मोमेंट पे l और r की वैल्यू फिर निकालनी है ना। तो समझाता हूं मैं। अब एक बात बताओ, सिलेंडर है ना, यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर l। ठीक है, जब तुम लेंथ और आर को चेंज करोगे, देखो ये एल को चेंज करोगे, आर को चेंज करोगे, ओके यू कैन डू, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहता है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। इसका भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं वापस, विथ रिस्पेक्ट टू एल ले लो या विथ रिस्पेक्ट टू आर ले लो, आपकी मर्जी है। चलो विथ रिस्पेक्ट टू एल ही ले लेते हैं, पाए छोड़ दो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एल ले लो, 2r dr बाय dl इंटू एल, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एल ले रहा हूं मैं, प्लस पाई आर स्क्वायर dl बाय dl। वॉल्यूम का डेरिवेटिव लोगे तो 0 आएगा क्योंकि वो नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, इसमें से भी देखो आपको dr बाय dl की वैल्यू मिलेगी, मैं सब समझा देता हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, अब इसमें क्या करो, एक इस टर्म को उधर शिफ्ट कर लो, ये आएगा 2 पाई आर dr बाय dl इंटू एल, इसको उधर शिफ्ट करो, माइनस पाई आर स्क्वायर, dl अपॉन dl तो 1 हो जाता है ना, वो तो नहीं लिखेंगे, पाई पाई कैंसिल, एक एक आर कैंसिल होगा। यहां से भी देखो आपको dr बाय dl की वैल्यू वापस मिलेगी और निगेटिव में ही मिलेगी, देखो माइनस r बाय 2l, ये आ रही है देखो वैल्यू, बराबर। अब बोलेंगे सर ये क्या है, फिर ये क्या है कि ये क्या है मैं समझा देता हूँ। ये है कि देखो सिलेंडर का वॉल्यूम तो हर केस में कांस्टेंट रहता है, वेदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो चुकी है, वो पॉइंट पे आप हो, जब आई मिनिमम हो चुकी है या नहीं भी हो चुकी है, हमेशा वॉल्यूम तो सिलेंडर का कांस्टेंट रहेगा। तो ये है ना dr बाय dl की जनरल वैल्यू है, मतलब किसी भी मोमेंट पे जब आप सिलेंडर को खींच रहे हो, किसी भी मोमेंट पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एल इतना होगा। अगेन ये माइनस में है ना, माइनस इंडिकेट के आर डिक्रीज होगा अगर एल इंक्रीज होगा तो। अब ये dr बाय dl की है ना जनरल वैल्यू है, कभी भी जब भी तुम खींचोगे ये जनरल वैल्यू है dr बाय dl की। लेकिन ये dr बाय dl की वैल्यू तब है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो चुकी है। तो ये भी dr बाय dl की वैल्यू है, ये भी dr बाय dl की वैल्यू है, इन दोनों को आप इक्वल ले सकते हो। इक्वल हो गया ना तो क्या आएगा, l बाय 3r इज इक्वल टू r अपॉन 2l आएगा। इसमें से आप देखो l स्क्वायर बाय r स्क्वायर तुम निकाल सकते हो, वो आएगा 3/2, तो रूट ले लो तो l बाय r क्या आएगा, √3/2। जिनका ये डाउट है एक बार आंसर चेक, √3/2 है। यस सर। हाँ हाँ सर यही है। देखो दैट इज आंसर। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, नहीं, अगर आपको मैथ्स स्ट्रांग है, मैथ्स में है ये टॉपिक डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा, मैथ्स स्ट्रांग है तो ये नहीं होना चाहिए तकलीफ, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है, सो वी एक्सपेक्ट कि मैथमेटिक्स भी होना चाहिए आपको अच्छे से। तो मैक्सिमम मिनिमा पे है, ये जो चीज तुमने लिखी है ना ये जनरल है, सिलेंडर को खींचने पे उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, रेडियस कम हो जाता है।
ये जनरल है, दिस इज वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इन जनरल, कभी भी डेरिवेटिव इतना ही होगा इसका। ये पर्टिकुलरली वो डेरिवेटिव है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो चुकी है, दोनों को इक्वल लेना है, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। कुछ नोट करना तो कर लो स्टूडेंट्स। पहले ये फर्स्ट पेज है, इस पे कुछ नोट करना तो कर लो, ठीक है। अगर और भी डाउट्स हैं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आज ये लेक्चर डाउट्स में ही जाएगा, कल से मैं फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर दूं, या फिर अगर कोई डाउट्स नहीं है तो आई कैन स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर टुडे। और किसी को डाउट्स हैं क्या अभी भी? टेल मी। फर्स्ट पेज हो गया क्या? दिस इज सेकंड पेज। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो और कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, ये अभी तक हमने शायद नहीं किए होंगे प्रैक्टिस ज्यादा। डाउट्स निकले तो आप आगे बता देना, मैं आगे एक लेक्चर रख दूंगा प्रॉपरली 1 आवर फॉर डाउट सॉल्विंग। एमसीक्यू आपको ट्राई करना है इस बार, ठीक है। सो कैन वी प्रोसीड विथ अ सेकंड चैप्टर देन? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक। सो नाउ आई विल प्रोसीड विथ अ सेकंड चैप्टर, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आपको याद है, इसका आज हम जो जेई लेवल की डिस्कशन करेंगे। सेकेंड चैप्टर का वो याद है, उसका नेम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के ऊपर चैप्टर था, याद है? फ्लूइड्स के ऊपर था। इस चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स थे, मैं कुछ टॉपिक्स के नाम याद दिला देता हूं आपको। पहला जो टॉपिक था इस चैप्टर में था प्रेशर, क्योंकि प्रेशर जो है इट्स अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। प्रेशर भी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की, इट्स अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। प्रेशर था। प्रेशर में भी अंदर काफी सारे टॉपिक्स थे, बैरोमीटर, मैनोमीटर, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, याद है? ये सब टॉपिक्स थे प्रेशर के अंदर भी। प्रेशर के बाद जो अगला टॉपिक था, ठीक, वो था ये सब हमने किया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोंसी, अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड्स में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कराया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो प्रेशर के ऊपर ही बेस्ड होता है, मतलब बिकॉज ऑफ द प्रेशर ओनली आर्किमिडीज प्रिंसिपल कम्स। इसके बाद ये जो दोनों टॉपिक्स मैंने अभी तक लिखे हैं, इन दोनों टॉपिक्स में ना फ्लूइड रेस्ट पे था। इन दीज टू टॉपिक्स फ्लूइड वाज एट रेस्ट, फ्लूइड मूव नहीं कर रहा था। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक था जिसमें फ्लूइड रेस्ट पे ही होता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी हमने कराया था, इसमें भी फ्लूइड रेस्ट पे ही था, सरफेस टेंशन में भी। ये तीनों में फ्लूइड रेस्ट पे है। अब फ्लूइड मोशन चालू करेगी। जब फ्लूइड मोशन में आती है तो उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब फ्लूइड इन मोशन। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर आपको याद है, रेनॉल्ड्स नंबर, ये छोटे छोटे माइनर टॉपिक्स हैं। बर्नौली थियरम भी था इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स में, जब फ्लूइड मूव करती है वी हैव बर्नौलीज थियरम, और ये भी था रेनॉल्ड्स नंबर, और ये भी था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह। साथ में कुछ टॉपिक्स और हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक था विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी जब फ्लूइड मूव करती है तभी एग्जिस्ट करता है, तो फ्लूइड डायनामिक्स में ही आता है विस्कोसिटी। जब फ्लूइड मूव करती है तो फ्लूइड्स के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के अंदर कुछ टॉपिक्स थे, जैसे स्टोक्स लॉ था, वो एक बॉल है वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी करके एक टॉपिक था। ये सब है पूरा चैप्टर।
डू यू फील ये सब टॉपिक्स हुए हैं कि नहीं? याद आ रहे हैं कुछ नेम्स? ये सब नया नया लग रहा है, सही तो नए नए वर्ड्स लग रहे हैं, ऐसा है कि लग रहा है कि हाँ ये हुआ है? नहीं मतलब जो अभी मैंने इतनी बकबक की, इतनी सारी चीजें आपको बताई, ऐसा तो नहीं लग रहा है? ये तो सर नए नए वर्ड्स बता रहे हो आप, ये क्या बता रहे हो? आई होप ऐसा नहीं है। आई थिंक ये मई या जून मंथ में हमने किया था, ड्यूरिंग द लॉकडाउन ओनली। मई और मैक्सिमम जून में किया होगा ये, तो काफी गैप आ गया, 4 महीने का गैप है। बट आई होप यू रिमेम्बर दिस, ठीक है? तो चलिए आज है ना, मैं इसकी कुछ पॉइंट्स बताना शुरू कर रहा हूँ रिलेटेड टू दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रेशर से ही स्टार्ट कर देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ प्रेशर। देखो प्रेशर जो है ना, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर सबसे पहले स्केलर होता है, वेक्टर नहीं है। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाओ ना सर, वो थोड़ा टॉपिक्स लिखोगे, मोनोग्राफ। ये सब टॉपिक्स हैं सिर्फ। ओके सर। अब देखो प्रेशर जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट्स जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? अब प्रेशर के बारे में अगर मैं बताऊं, प्रेशर की 2-4 फॉर्मूलाज तो आपको ऑलरेडी मालूम होगी। प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? ये फॉर्मूला मालूम है। प्रेशर की ये भी फॉर्मूला आपको याद होगी, रो इनटू एच इनटू जी। शुड आई डिराइव द फॉर्मूला रो एच जी? डिराइव करूं क्या, कि याद है ना? नो नीड टू डिराइव, आई थिंक। रो एच जी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एच इज द हाइट। ये फॉर्मूला जो है रो एच जी स्टूडेंट यूजुअली याद रखते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी होना चाहिए कि कब और कैसे लगानी है और कब ये नहीं लगेगी। थोड़ा मैं इस फॉर्मूला को क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट लुक एट दिस डायग्राम। सपोज देखो ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है? अब लिक्विड की सरफेस के ऊपर मैं यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ, इट्स अ पॉइंट ऑन द सरफेस। यहाँ पर जो प्रेशर है ना, लेट्स से वो P1 है, और अंदर मैंने एक पॉइंट लिया है जहां पे प्रेशर P2 है। ये P1 P2 जो पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो h है। देखो अब ये आपको याद होगा एटलीस्ट कि जितना पॉइंट नीचे होती है उतना प्रेशर ज्यादा होता है। दैट मीन्स P2 विल हैव अ मोर प्रेशर कंपेयर टू P1, ये तो फैक्ट है। P2 भी ज्यादा प्रेशर होगा कंपेयर टू P1। तो एक्चुअली में क्या है पता है, P2 माइनस P1 जो है ना, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो होता है रो एच जी। दैट इज अ फैक्ट एक्चुअली। प्रेशर एट सेकेंड पॉइंट इज नॉट रो एच जी, इट्स P2 माइनस P1 इज रो एच जी। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो ध्यान से देखो ये कैसे आती है फॉर्मूला। जो ये P1 पॉइंट लिया ना, उसके ऊपर देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो P1 इज एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली P1। अब जो P2 पॉइंट है उस पे क्या होगा, P2 पॉइंट पे ये जो बीच में लिक्विड है, P1 P2 के बीच में लिक्विड है, लिक्विड का कॉलम है। इस P2 पॉइंट पे क्या होगा, P2 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इट विल बी प्रेशर बिकॉज ऑफ द लिक्विड कॉलम प्लस प्रेशर बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। होता यही है। P2 पॉइंट जो है ना उस पे प्रेशर होगा एक तो लिक्विड के कॉलम की वजह से, लिक्विड की वजह से, जो लिक्विड P2 के ऊपर है, और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर भी आएगा, दोनों प्रेशर आएंगे P2 के ऊपर। सो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जो है ना वो है रो एच जी। जो लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर है वो रो एच जी है। प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर जो है वो P1 है। तो देखो फॉर्मूला ऐसे है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने बोला P2 माइनस P1 रो एच जी होता है। तब ऐसे याद रखो, लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है ना, बिकॉज ऑफ द लिक्विड, वो रो एच जी है। एटमॉस्फेयर का भी ऐड होगा, so total pressure at second point will be rho hg plus P1। हालांकि अगर ऐसा हम लोग अज्यूम करें कि ऊपर वैक्यूम है, वैसे हम लोग अज्यूम करें कंटेनर के ऊपर वैक्यूम है, वैक्यूम कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा क्योंकि ब्लैंक है वो, वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं डालता है, तो फिर ये P1 जीरो हो जाएगा। P1 विल बी जीरो, फर्स्ट पॉइंट पे कोई प्रेशर नहीं होगा। P1 जीरो हुआ तो आप बोल सकते हो कि P2 पॉइंट पे जो प्रेशर है वो रो एच जी है, मतलब सिर्फ लिक्विड का होगा, ठीक है? तो इट इज अप टू यू, आपको लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है वो चाहिए तो वो रो एच जी है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो चाहिए वो P1 है, दोनों होंगे P2 पॉइंट पे। वेरी क्लियर नाउ दिस फॉर्मूला? ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सो लिखा नहीं, एक मिनट दिखाओ ना। अच्छा
डन सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखो, सपोज ये जो कंटेनर है इट इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, हॉरिजॉन्टल कंटेनर है, ठीक है। इसमें अभी मैंने बताया कि प्रेशर डिफरेंस कितना होता है दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। ये देखो, अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, भले आप सरफेस पे मतलब अंदर भी ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। ये P2 है, मैंने अभी आपको बताया कि P2 माइनस P1 जो है वो रो एच जी है, एच इज दिस डिफरेंस, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर सपोज ये जो पूरा कंटेनर है, सपोज इट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन है, वर्टिकल, ठीक है। तो अब मैं इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, तुमको चाहिए तो बाद में इसका प्रूफ दे दूंगा मैं। फॉर्मूला ये है कि अभी अगर क्योंकि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो अभी आपको कोई पूछेगा कि कैलकुलेट नाउ P2 माइनस P1, तो वो एक्सेलरेशन से कुछ तो फर्क आएगा, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है ना, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हर बॉडी के ऊपर सूडो फोर्स लगता है, तो ये जो बीच में लिक्विड है ना, P1 P2 के बीच में लिक्विड होगी, लिक्विड कॉलम पे भी सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे लगता है उसके अगेंस्ट। सूडो फोर्स की वजह से ना कुछ चेंजेस आती है। अब P2 माइनस P1 जो है ना, आप क्या करो, याद रखना है तो याद भी रख सकते हो, रो एच जी खाली बदल के G प्लस ए हो जाएगा। अगर ये ऊपर जा रही है तो G प्लस ए हो जाएगा, अगर यही लिक्विड नीचे आ रही है विथ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है, तो फिर G माइनस ए हो जाएगा। इधर पे प्लस माइनस दोनों लिख देता हूं। अपवर्ड के लिए प्लस ए होगा, डाउनवर्ड अगर आ रही है तो माइनस ए होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे याद रखते हैं कि सर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है ना, नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, तो वैसे ऊपर हम लोग लेंगे प्लस ए, नीचे हम लोग ले लेंगे माइनस ए, ऐसे याद रखते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो वॉल्यूम है कंटेनर का, ये तो हाँ। सर ये फिक्स है कि ये सही ये वेरी करता रहता है? कंटेनर का वॉल्यूम, हाँ। कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसमें तो जो सर लिक्विड है, हाँ तो लिक्विड से पूरा फील्ड है कि मतलब कंटेनर से थोड़ा कम ही है? जो भी होने दो, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नहीं अगर सर कंटेनर देखो सुनो, एक चीज यस सर। होती है, अगर कंटेनर पूरा भरा हुआ है, कंप्लीट फिल्ड है, और उसके बाद अगर सपोज कंटेनर पूरा फिल्ड है और लिक्विड नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन, अगर लिक्विड नीचे जाएगी ना तो सूडो फोर्स ऊपर लगता है, उससे कंटेनर में जो लिक्विड है वो उछल के ऊपर आ सकती है, दैट इज ओके, उछल सकती है ऊपर, दैट इज ओके। बट अगर कंटेनर पूरा फिल्ड नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा फील्ड है भी या पार्शियली फील्ड है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ये फॉर्मूला तो हमेशा लगेगी। तो सर मतलब पानी एक्सेलरेट होके जाएगा कहाँ पे सर? बाउंड्रीज तो उसकी पूरी लगी हुई है ना। अरे पूरा कंटेनर ही जा रहा है, पूरा कंटेनर ही ऊपर कंटेनर जा रहा है। ओके सर। पानी को कैसे लेके जाऊंगा मैं? देखो सुनो, फिजिक्स में ना हम लोग, अभी आप बोलोगे सर ये फिजिक्स में देखो अलग अलग केसेस लेते हैं। अभी ये केस ले लिया मैंने कि एक्सेलरेट कर रहा है, अभी मैंने वर्टिकली एक्सेलरेट करवाया है, अब मैं हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट भी करवाऊंगा। तो फिजिक्स में ना अलग अलग केसेस आते हैं, तो स्टूडेंट कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट रखते हैं, सर पता नहीं आप केसेस ये सब क्यों लेते हो, ठीक है बता देता हूँ। केसेस इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है, यू शुड बी एबल टू डील विथ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, वो तो है, उसके लिए हम लोग केसेस पढ़ते हैं। लेकिन केसेस हम लोग वैसे लेते हैं जो इम्पॉसिबल या रॉन्ग केसेस हम लोग कभी नहीं लेते, ऐसे केस लेते हैं जो सच में पॉसिबल होते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं कर सकते कंटेनर छोड़ के लिक्विड को ऊपर उड़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, पूरा कंटेनर ही एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। चाहे तो आप ऊपर एक हेडिंग डाल दो, कंटेनर एक्सेलरेटिंग वर्टिकली, कंटेनर एक्सेलरेटिंग वर्टिकली, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो बराबर, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी प्रूफ पे मत जाओ, करना है तो प्रूफ भी कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, चाहिए तो आप बाद में बोल दो मैं कर दूंगा। ऊपर जा रहा है तो प्लस ए लेना है, नीचे जा रहा है तो माइनस ए लेना है, ठीक है। चलो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। अब इसमें वो कभी कभी घुमा के आपको कुछ और भी पूछ सकते हैं, वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि देखो ये कंटेनर है, इसमें ना कंटेनर नीचे जा रहा है, इट्स मूविंग डाउनवर्ड, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है ना कंटेनर स्लो डाउन हो रहा है, इट्स स्लोइंग डाउन। कंटेनर नीचे जा रहा है नो डाउट, लेकिन साथ में जाने के टाइम पे वो स्लो डाउन होते जा रहा है, इट्स स्लोइंग डाउन। अब होता क्या है पता है,
अगर कंटेनर नो डाउट नीचे जा रहा है तो आपको लगेगा कि इसका एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। पहली बात देखो, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन है, स्लोइंग डाउन हो रहा है मतलब रिटार्डेशन है। ठीक है, होता क्या है कि अगर कोई बॉडी की स्लो डाउन होती जा रही है ना, तो उसकी जो रिटार्डेशन है या जो भी एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट टू मोशन ली जाती है। ये जा रहा है नीचे लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है ना, मतलब जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के अगेंस्ट लिया जाएगा। कुछ लोगों को इसमें अगर डाउट आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। एक बात बताओ स्टूडेंट, कंटेनर नीचे जा रहा है मैं मानता हूं, लेकिन वो स्लो डाउन हो रहा है, तो इस बार बताओ स्लो डाउन क्यों होगा? फोर्स लगाएंगे तभी स्लो होता है, बिना फोर्स के वो स्लो डाउन भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है, कंटेनर खुद नीचे आते जा रहा है, मुझे उसको स्लो करना है, उसको स्लो करने के लिए फोर्स अपवर्ड लगाऊंगा कि नीचे की तरफ फोर्स लगाऊं तभी ये स्लो होगा? नेट फोर्स कहां होना चाहिए? नेट फोर्स इसको स्लो करने के लिए अपवर्ड्स। आकांक्षा जोजी सिंह की अपवर्ड फोर्स लगाओगे तो स्लो होगा, बिल्कुल करेक्ट है। कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर्स आराम से आ जाएंगे। देखो, नेट फोर्स मस्ट बी अपवर्ड। अब रूल क्या होता है कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है ना कंटेनर के ऊपर, वही नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, F = ma, तो इसलिए ए अपवर्ड लेनी है। अब जैसे ही ए अपवर्ड ली ना, आप यहाँ पे जी प्लस ए लेना, टेक P2 - P1 = रो जी, क्योंकि ए का डायरेक्शन अपवर्ड है, जी प्लस ए होगा। इट हैज टू बी जी प्लस ए ओनली। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड है। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर कंटेनर नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है तो हम लोग जी माइनस ए लेंगे। नहीं, नीचे जाने के साथ साथ अगर लिखा है स्लो डाउन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताई, एक सेकेंड ना, यहाँ पे जो पॉइंट बताया वो उसको आप ऐसे याद रखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, velocity will be against the acceleration if velocity is decreasing। दोनों केसेस मैंने बता दिया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब अगर कोई बंदा ऐसा है जो सोच रहा है सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन 0 होती है ना भाई, ऐसे होती नहीं है वो। ठीक है, तो समझा क्या? कुछ नोट करना है तो कर लो इसमें से, देन आई विल चेंज द पेज। यहां पर कंटेनर जो है ना वो वर्टिकली एक्सेलरेट कर रहा है इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है क्लियरली लिख दो। अच्छा, अभी आप में से कोई मुझे एक चीज बताओ, अगर ये कंटेनर जो है ना वो नीचे गिर रहा है और फ्रीली गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग, मतलब कंटेनर को हमने छोड़ दिया तो वो नीचे गिरेगा ना। इन दैट केस हाउ मच विल बी P2 - P1? कंटेनर को रिलीज कर दिया है, 0। या डिफरेंस इन प्रेशर विल बी 0, मतलब P2 और P1 पॉइंट पे प्रेशर सेम हो, क्योंकि अगर हमने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है, तो वो नीचे गिरने लगेगा ना, उसको फ्री फॉल कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग। फ्री फॉल में कोई भी चीज नीचे गिरती है विथ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 9.8, इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू g होगा। क्योंकि ये नीचे गिरेगा तो यहाँ पे मैं g माइनस ए लूंगा ना, और a कितना डालूंगा मैं? g डालूंगा, तो इट विल बी g माइनस g, दैट इज 0। तो P2 - P1 0 है, मतलब हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा। हर पॉइंट पे प्रेशर ही 0 हो जाएगा, एक्चुअली हर पॉइंट पे प्रेशर ही 0 हो जाएगा, तो डिफरेंस भी P2 - P1 का 0 आएगा। ठीक है, चलो चाहे तो लिख लो ये, इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग कंटेनर P2 - P1 विल कम 0, नो प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, हाँ बात समझ में आई प्रेशर से रिलेटेड? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो, सपोज ये कंटेनर है जिसमें से लिक्विड भरी हुई है। ठीक है, ओके, आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू पॉइंट। एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरी हुई है, इसके नीचे ना मैंने टायर्स लगा दिए इसे, तो ट्रॉली बन गया। फिर अब ये ट्रॉली जो है वो इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, सो इज इट एक्सेलरेटिंग? बट हॉरिजॉन्टली ना, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रही है। जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करती है ना, तब क्या होता है पता है? ये सपोज हॉरिजॉन्टली राइट साइड एक्सेलरेट कर रही है, इट्स एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली राइट साइड।
तो सूडो फोर्स जो है ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जो सूडो फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लगता है, सूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगता है। उस सूडो फोर्स की वजह से ये जो लिक्विड का जो कंटेनर है ना, वो कुछ इस तरीके की सरफेस जो है ना, इसकी जो सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस कुछ इस तरह की शेप ले लेती है। आपने देखा होगा, इमेजिन करो अगर कंटेनर इसको झट से राइट साइड पुल किया तो लिक्विड पीछे की तरफ ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी ना, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे ये जो एंगल है ना थीटा, थीटा इज एंगल बाय विच सरफेस गॉट टिल्टेड। ये थीटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस थीटा। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट देखो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, मतलब कोई पॉइंट ऊपर नीचे नहीं, दोनों सेम लेवल पे है, ठीक है। यूजुअली अगर कोई 2 पॉइंट सेम लेवल पे होती है P1, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर यूजुअली सेम होता है, बट टुडे वी विल सी कि इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सच में सेम है कि नहीं है। हॉरिजॉन्टली पॉइंट्स है ना, वर्टिकली नहीं है, हाइट नहीं है दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है खाली, हाइट इज 0 बिटवीन देम, हाइट डिफरेंस नहीं है। हम लोग P1 माइनस P2 यहाँ पर भी फाइंड करेंगे और ये थीटा को भी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट एक बात बताओ, ऐसा टॉपिक पहले किया है क्या कभी हमने? थोड़ा याद करके बताओ। सर टॉपिक नहीं किया है, बट उसमें आपने बताया कि फोर्स परपेंडिकुलर जाएगा, ऐसा एक्सेलरेट होगा। मतलब मैंने ऐसा बताया कि लिक्विड की जो सरफेस है ऐसी, उस पे mg ऐसा लगेगा, हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर ही लगेगा, ऐसा कुछ करा है? वो तो मैंने सरफेस टेंशन में बताया होगा ना, कैपिलरिटी के टाइम पे वो सब। नहीं Angle of सर contact. इसमें बताया आपने। ऐसा कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ऐसा थोड़ा बहुत बताया ना इसके बारे में, हाँ थोड़ा सा। ठीक है। इसमें टॉपिक है कंटेनर एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, है ना। यहाँ पे कंटेनर कैसे एक्सेलरेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टली, ठीक है। कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली। अब इसमें ये कैसे होता है, ध्यान से देखो। देखो ये जो सरफेस है ना, मैंने आपको बोला कि सरफेस टिल्टेड हो जाती है, ऐसे देखो, ये देखो, ये सपोज सरफेस है, कितने एंगल पे ये टिल्ट हो गई है? थीटा एंगल पे। सपोज मुझे ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है, देखो कैसे करेंगे। दिस इज, यहां पर देखो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है सरफेस के ऊपर, दिस इज अ सरफेस, हाँ बेसिकली देखो सरफेस पे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो ये mg फोर्स लगेगा विच इज अ वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, और क्योंकि देखो कंटेनर इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इट्स एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन। सूडो फोर्स ये ma जो है, ma इज अ सूडो फोर्स, सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये देखो ये एक्सेलरेशन है, इसके ऑपोजिट में इधर सूडो फोर्स लगेगा, ये सूडो है। ये दोनों फोर्सेस जो है ना, दोनों फोर्सेस इस मॉलिक्यूल को एक्सपीरियंस होंगे। तो होता क्या, इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स है बाय पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स है वो ये R है, सपोज रिजल्टेंट R फोर्स है। अब मैंने आपको एक बार सरफेस टेंशन में एक बात बताई थी कि जो फोर्स लिक्विड सरफेस पे लगता है ना, R इज अ फोर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस पे R फोर्स लग रहा है। लिक्विड सरफेस अपने आप को ऐसे एडजस्ट करती है कि ये फोर्स उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन जाता है, याद है। लिक्विड सरफेस कैन हैंडल परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑन इट, बट इट कैन नॉट हैंडल एनी अदर फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो लिक्विड सरफेस ऐसी है, R ऐसा लग रहा है सपोज, तो लिक्विड सरफेस अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी, देखो, सो दैट इट बिकम परपेंडिकुलर ऑन द R। ये 90 डिग्री होगा, दिख रहा है। अब देखो यूजिंग सम सिंपल ज्योमेट्री, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करो, यूजिंग सम सिंपल ज्योमेट्री वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल विल बी थीटा। देखो क्योंकि अगर ये 90 है ना, देखो ये 90 है ना, तो बाकी बचा हुआ एंगल भी 90 होगा, ये 90 है, बाकी बचा हुआ एंगल 90 होगा, ये थीटा है, so ये एंगल होगी 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो छोटा सा मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, ये वाला जो छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है मैंने, इसमें इफ यू अप्लाई tan थीटा, tan क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा का जो ऑपोजिट साइड है वो ये है, देखो ये इतना ही है जितना ये है, देखो मतलब ma अपॉन tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा का जो एडजेसेंट साइड है ना वो mg है, जितना mg है उतना वो साइड होगा ना, ठीक कट।
tan थीटा आ रहा है a by g, ठीक है. This is a formula by which you can calculate the theta angle. मैंने आपको बोला ना कि कंटेनर से टिल्ट हो जाता है थीटा एंगल पे. ये थीटा एंगल तुमको अगर फाइंड करनी है, so tan of this theta is equal to acceleration upon g, a by g. With this acceleration, container is going a. Tan theta will be given by this formula. चाहिए तो नोट कर लेना. समझा ये पॉइंट? सर वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी से बड़ा हो सकता है क्या? एक्सेलरेशन, हाँ ग्रेविटी से बड़ा. ग्रेविटी होती है 9.8. तुम एक्सेलरेशन 9.8 से बड़ी रख सकते हो अपने कंटेनर की. डबल भी हो सकता है. वो एक्सेलरेशन इज 2g, तो इधर a है ना, a विल बिकम 2g. जी कैंसिल, tan थीटा 2 आएगा. फिर साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो 1 से ऊपर नहीं जा सकते. tan तो जा सकता है. ओके, एवरीबॉडी फिनिश्ड? अपर पार्ट दिखाओ थोड़ा एक मिनट. ओके, सो आई होप ये कंप्लीटेड है. ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, लेकिन खाली बता देता हूँ खाली क्या करेंगे. ये 2 पॉइंट्स दिख रही है क्या? इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर है, लेट्स से P1 और P2. तो एक्चुअली अगर 2